कीर्ति, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, देखो वैसे तो ये बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है कि आप इसको लेके बैठो 10 लेक्चर लगाओ। तो मैंने ना जस्ट इसको आज के लेक्चर में अपन इसको कवर कर देंगे, सो दैट आपके लिए भी इजी रहे कि क्या है क्या नहीं है, और थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा, है ना। तो देखो बच्चों, क्या है माइक्रोब्स के बारे में आपको पता है। माइक्रोब सुनते ही आपके दिमाग में आता है यार कीटाणु होंगे, ऐसा कुछ होगा। और हम ये जो माइक्रोब्स है जो हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, हम इसको कुछ ऐसे काम में ले लेंगे, ह्यूमन वेलफेयर के काम में, जो इंसानों के काम में आए, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो इंसानों के काम में आने वाली है। लेट से अगर आप बात कर रहे हो किसकी, अगर आप बात करो, जैसे यहाँ पे हम बात करें कि आपने देखा होगा काफी सारी ड्रिंक्स बनती हैं आज के टाइम में, काफी सारी ब्रेड होती हैं, चीज बनती है। तो ये सारे में ना कहीं जो चीजें बन रही है उसमें कौन इन्वॉल्व है, कौन हेल्प कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है हमारे माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स ना हर जगह पाए जाते हैं। लाइक माइक्रोब्स को एक बहुत एक्सट्रीम कोल्ड में भी सरवाइव करने वाले आपको मिल जाएंगे, और कोई बहुत एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में भी सरवाइव करने वाले आपको माइक्रोब्स मिल जाएंगे। क्लियर है बेटा। और जो इसके जो शेप एंड साइज है ना वो बहुत सारे होते हैं। अगर हम माइक्रोब्स की बात करें तो सभी आ जाते हैं उसके अंदर, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे ही आ जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया का देखो आपको ये दिख रहा है, इसके अंदर अगर ये बात करें तो ये रॉड शेप है, और ये दूसरा स्पेरिकल शेप हो गया, है ना। और ये रॉड शेप बैक्टीरियम फ्लैजिला वाला हो गया। और अगर आप ये वायरस की बात करो, ये ए जो है ये बैक्टीरियोफेज है ना, ये अपन तो देख ही चुके हैं बैक्टीरियोफेज। ये भी एडिनो वायरस है। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ये है दीपांशु बेटा, ये आपके कल वाले में हुआ था ना, ये दूसरा वाला बैच है बच्चा, ये दूसरा बैच है, इस बैच के अंदर नहीं हुआ है ये कल वाला जो था वो दूसरा बैच था, ये उसके अंदर हो गया था, ये आज दूसरा बैच है ना। तो वही है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। तो आप देखो, आप घर में जाते हो, किचन के अंदर क्या होता है, मम्मी ने, आपने देखा होगा कभी आटे में ग्लास के अंदर दूध भर के रखती है। आप पूछ रहे हो मम्मी ये क्यों रखा है, मम्मी बोल रही है बेटा ये तो मैंने दही जमाने के लिए रखा है। तो वो दही कैसे जम रहा है कि हम एक चम्मच लेके दूध के अंदर डाल दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो पूरा जो दूध है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, दही में। कैसे, वो एक चम्मच जो है ना दही है, इस कर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना। तो ये क्या करता है, ये मिल्क को कोगुलेट कर देता है। क्या करता है, कोगुलेट कर देता है, और इसको कन्वर्ट कर देता है कर्ड के अंदर। क्लियर है। जिसकी वजह से कर्ड के अंदर ना क्या होता है, एक B12 का जो अमाउंट है ना वो भी बढ़ जाता है। क्लियर है। और एक चम्मच कर्ड के अंदर ना मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो कुछ कुछ ऐसे प्रोसेस होता है, देखो माइक्रोब्स, ये वाला जो माइक्रोब है ये भले किसी के लिए भी बेकार हो, पर हमने जब इसको दूध में डाला तो ये कितना अच्छा हमारे लिए हो गया कि इसने यार हमें दही बना के दे दिया, है ना। अगर ऐसे कुछ कुछ की बात करें, आप देखोगे कि आप घर में ब्रेड होती है, ब्रेड के अंदर छेद छेद होता है, वो छेद किसकी वजह से होता है, अगर एक बात देखी जाए तो वो CO2 के रिलीज की वजह से होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जो फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा डो बनता है ना, किसका, आटे का जो पार्ट बनता है ब्रेड के लिए, वो कैसे वो फर्मेंट करके बनाया जाता है। आप कभी यूट्यूब पे वीडियो देखोगे डोसे की, इडली की, उसको फेटा जाता है, फिर फर्मेंट करने के लिए उसको साइड में रखा जाता है, और वो फर्मेंट बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, जब उसको साइड में रखा जाता है। और अगर आप चीज की बात करेंगे ना, देखो, और ये किससे बनता है, सेक्रोमाइसीस क्रेविस की। मैंने आपको तो बताया कौन सा बैक्टीरिया, मैं बता रही हूँ जिसकी वजह से फर्मेंटेशन होता है, ब्रेड का डो जिससे बनता है वो बनता है सेक्रोमाइसिस क्यूलिस की वजह से। ठीक है। यार काफी सारी ड्रिंक्स भी होती है, जैसे साउथ में टॉडी ड्रिंक होती है, वो बहुत फेमस ड्रिंक है, वो भी एक फर्मेंट करके बनाई जाती है। काफी कम्बरसम प्रोसेस है, बहुत मेहनत वाला प्रोसेस है, जिसकी वजह से वो टॉडी बनती है। उसमें भी कहीं ना कहीं माइक्रोब्स लग रहे हैं। अगर हम चीज की बात करें कि मतलब लाइक ना भूमिका को अलग चीज पसंद है, अंजलि को अलग, इफ्रा को अलग,
और दीपांशु को अलग। तो इन सबको अलग-अलग चीज़ क्यों पसंद है? क्योंकि इनका फ्लेवर अलग है। और इनका फ्लेवर क्यों अलग है? क्योंकि इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए माइक्रोब्स अलग-अलग यूज़ किए गए हैं। जैसे 2 तरह की चीज़ है जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है। एक जो है वो है स्विस चीज़ और एक कौन-सी है, कोई मेरे को बताएगा? गुड भूमिका। रॉकफोर्ट चीज, है ना? दो चीजें बेसिकली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक है स्विस चीज और एक है रॉकफोर्ट चीज। तो स्विस चीज वाली ना, वो वाली चीज याद कर लो, वो जो टॉम एंड जेरी वाली ऐसी चीज नहीं आती जिसमें जिसके पीछे वो लड़ते रहते हैं, जिसमें ऐसे बड़े बड़े छेद होते हैं, वो टॉम एंड जेरी वाली देखो, ऐसी चीज आती है ना जिसके पीछे टॉम और जेरी लड़ाई करते रहते हैं, वो होती है स्विस चीज। और जो नॉर्मल हमारे जो फ्लेवर वाली जो चीज होती है, वो होती है हमारे रॉकफोर्ट चीज। उसमें क्या अपन को फ्लेवर के लिए क्या करते हैं, अलग अलग फंजाई उस पे है ना ग्रो करवाते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग ना फ्लेवर आता है। कोई बोलते हैं यार ये वाली चीज का टेस्ट अच्छा है, ये वाली चीज का टेस्ट अच्छा है। हाँ, क्योंकि वो इसलिए याद हो जाती है ना, तो वही है। समझ आया बच्चा पार्टी आपको ये वाला पार्ट? समझ आया? अब जैसे हम बात करें, ये तो घर की बात हो गई यार। घरेलू बातों से अगर हम बाहर आते हैं, इंडस्ट्री में बात अगर हम करते हैं, तो इंडस्ट्री में ना बहुत दो चीजें मिल रही हैं। एक मिल रही है ड्रिंक्स और एक मिल रही है एंटीबायोटिक्स। अगर ड्रिंक की बात करें, ये तो बहुत सॉर्टेड सी बात है। आपको पता है विस्की, रम, वाइन, बियर ये सब बनती रहती है। फर्मेंटेशन होता है, फिर डिस्टिलेशन होता है, जैसे जो थोड़ी लाइट होती है। बियर और जो वाइन होती है ना, उसने कभी आपने सुना होगा यार, पी के थोड़ी लाइट होती है। जो हार्ड थोड़ी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होती है, वो होती है विस्की, वोडका, रम। ये सब थोड़ी हार्ड हो जाती है इनके कंपैरिजन में। तो क्या होता है, ये जो लाइट वाली लाइक बियर हो गई और जो वाइन हो गई ना, ये विदाउट डिस्टिलेशन बनती है ना? और बाकी की जो ड्रिंक है, उसको हम डिस्टिल करके बनाते हैं। दैट विल मेड विद डिस्टिलेशन प्रोसेस। उसके अंदर पहले डिस्टिलेशन किया जाता है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े फर्मेंटेशन में पहले फर्मेंटेशन होता है, फिर डिस्टिलेशन होता है। तो यही सारी चीजें हैं इनकी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था एक सैक्रोमाइसिस क्रिविस्की के बारे में, जो ब्रेड में काम आती है, वो यहाँ पे भी काम आती है। सैक्रोमाइसिस क्रिविस्की वो यहाँ पे भी हेल्प करेगी आपके। क्लियर है? बियर और वाइन बच्चे पीते हैं। नहीं मतलब हाँ, बड़े भी पीते हैं जूबिया, बड़े भी पीते हैं, बच्चे ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चे पीते हैं। बट हाँ यार, वाइन का कल्चर ना आउट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा, वो वाइन मतलब खाने में ना डिनर के साथ लेके बैठते हैं। तो वाइन का कल्चर इज नॉर्मलाइज इन आउट ऑफ इंडिया। अपने यहाँ तो ऐसा है यार, पार्टी हो रही है तब वाइन ले रहे हैं, नहीं। उधर थोड़ा नॉर्मल है ये कल्चर वाइन वाला। जो ड्रिंक हम वो फूड के साथ भी लेते हैं। समहाउ दे बिलीव इट्स की वो बहुत सारे फ्रूट से बन के बनी है, और तो वो काफी हेल्दी है हमारे लिए, हमारे ब्लड को थोड़ा अच्छा कर रही है। दे बिलीव इन दैट। तो समहाउ दे बिलीव हमारी स्किन शायद इसलिए अच्छी है, दैट वाइन वी आर ड्रिंकिंग एंड ऑल। तो वो पानी की जगह वाइन रख के बैठते हैं, है ना? सो बेसिकली वाइन इज नॉट अनहेल्दी, क्योंकि उसमें जो अल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है ना, वो बहुत कम होता है। आई थिंक इट्स लेस देन 8% होता है। 8 से तो काफी कम होता है, काफी शायद कम होता है। हाँ, शायद 8 से तो कम होता है परसेंट, है ना? किसी को पता है वाइन में कितना होता है? हाँ, मतलब 8% से तो कम होता है वाइन के अंदर, इतना मुझे याद है। ठीक है। और जो बहुत हार्ड हो जाती है ना वोडका वगैरह, उसके अंदर 8% से शायद ज्यादा होता है। मतलब कंसंट्रेशन जो होता है, तो थोड़ी स्ट्रांग होती है कि आप पीते ही भन ना जाओगे, ऐसा होता है। ठीक है। तो वो चीज है। अब बात करते हैं हम एंटीबायोटिक्स की। हाँ वही है यार भूमि, देखो वैसे तो बात तो सही है, जूते पड़ जाएंगे। बस वही है यार, अपन जिस कल्चर में रहते हैं वो माइंडसेट बन जाता है अपना। हाँ हाँ जूबिया, राइट, यू आर राइट, हाँ। तो अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें, तो देखो, अब जैसे मैं बताऊं, दो साइंटिस्ट थे यार, मतलब वो जिंदगी में ना काफी चिल कर रहे थे, कुछ करने धरने को था नहीं उनके पास। तो उन्होंने ना क्या कर रहे थे, देखो किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में मैं बात कर रही हूँ।
ठीक है। तो मतलब जो साइंटिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, बैठ के ना चिल कर रहे थे। वो एक बैक्टीरिया था जिस पे वो काम कर रहे थे, और वो कौन सा बैक्टीरिया था, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया था जिस पे वो लोग काम कर रहे थे। ठीक है। इट्स ओके प्रिया, इट्स ओके। एक बैक्टीरिया था स्टेफिलोकोकाई जिस पे वो लोग काम कर रहे थे, है ना। तो अब क्या कर रहे थे, बैठे बैठे उन्होंने एक कल्चर प्लेट ली, देखो कुछ ऐसी प्लेट ली, तो वो स्टेफिलोकोका उस पे ग्रो कर रहे थे। अब उनको पता चला, उनको वो करते करते ना अपनी तरह बोर हो गए, और शायद वो सो गए। तो सोते सोते में उनको रियलाइज हो गया, यार वो जो कल्चर प्लेट है ये, हम इसको धोना भूल गए जिसपे हम बैक्टीरिया का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो क्या उन्होंने देखा, जब उस डिश वॉश को जब धोना भूल गए, तो उसपे ना मोल्ड ग्रो हो गई। क्या ग्रो हो गई, मोल्ड। मोल्ड बोले तो फंगाई। अपन जैसे कुछ धोना भूल जाते तो उसमें ना फंगाई, आप स्कूल से टिफिन ही लेकर आते होगे दिन को, और शाम तक अगर भूल जाते होगे तो नहीं स्मेल आने लग जाती है, हल्की हल्की सी फंगाई लग जाती है ना। तो वो मोल्ड ग्रो हो गई उसके अंदर। तो उन्होंने देखा, जब उसके अंदर मोल्ड ग्रो हो गई, मोल्ड ग्रो होने पे स्टेफिलोकोका जो बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर रहे थे, उनका ग्रोथ रुक गया। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों, कि अगर मोल्ड ग्रो करी तो इनका ग्रोथ क्यों रुक गया। तो उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि इस मोल्ड से ना एक केमिकल रिलीज हो रहा है, एक केमिकल रिलीज हो रहा है, वो केमिकल इसकी ग्रोथ को रोक दे रहा है। और उस केमिकल को इन्होंने नाम दे दिया है पेनिसिलियम। और इन्होंने इस केमिकल को पेनिसिलियम इसलिए नाम दिया क्योंकि ये जो मोल्ड थी इसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्लियर है सबको कि क्या कहानी चली यहाँ पे। तो कैसे, और ये जो पेनिसिलियम है ये फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, जो कि इंटेंशनली नहीं हुई थी, धोखे से हुई थी, इसका जन्म धोखे से हुआ। राइट राइट जूबिया। इट्स ओके समीर। ठीक है, क्लियर है, समझ आया पेनिसिलियम वाला पार्ट, की पेनिसिलियम इस दुनिया में कैसे आई है, एंटीबायोटिक। किसको धोखा हो गया, पेनिसिलियम का धोखा हुआ है बेटा, समीर। ठीक है। तो ऐसे तो हाई हमारी उसके अंदर पेनिसिलियम, इस पेनिसिलियम के अगर हमारे इसके अलावा बात करें केमिकल्स, एंजाइम और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, तो यार काफी सारे जो केमिकल्स हैं उसके अंदर, और एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, है ना। देखो, अगर आप लोग एनसीईआरटी के भरोसे, देखो इस चैप्टर को पहली बात एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप ना क्या कर लेना, एक A4 साइज पेज उठाना, और ये पूरा चैप्टर ना शॉर्ट नोट्स में बना लेना। लाइक केमिकल अगर यहाँ पे कोई हमने ले लिया है, ईस्ट सेक्रोमाइसिस क्रेविस्की के बारे में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और यहीं पे हमने बायोएक्टिव मॉलिक्यूल लाइक साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में लिख दिया, वो क्या कर रहा है साइक्लोस्पोरिन, इम्यूनोसप्रेसिव है, यहीं पे लिख दिया। फिर हमने क्या लिख दिया, मोनेस्कस पर प्यूरियस के बारे में, फिर उसके बारे में वो है ना लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो ऐसे ना इस चैप्टर के ना शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि जैसे अब इंडस्ट्रियल वो अपन उसकी सीरियस ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एक्टिव वगैरह जो एफ्लूराज, यहाँ पे जो एफ्लूराज बन जाएगा, यहाँ पे एक्टिव वाली जो चीजें बनेगी ना, तो सारा एक पेज पे बना लो, ताकि आपको याद रह जाए। अलग अलग जगह से पढ़ोगे, यहाँ पे सेक्रोमाइसिस क्रेविस की, फिर वापस अगले पेज पे देखोगे कि ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा था ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है इस चैप्टर को याद करने का, कि इस पेज चैप्टर को ना एक ही पेज पे एक साथ शॉर्ट नोट्स बना के याद कर लो। इस चैप्टर से वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, पर इनकेस अगर पूछता भी तो एक ही क्वेश्चन उठेगा, और एक क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से उठेगा, तो इसलिए सिर्फ एक इसके एक पेज पे शॉर्ट नोट्स बना लो, है ना। क्लियर है। तो जैसे यहाँ पे हम बात करें ईस्ट की, जैसे काफी इतनी देर से बात कर रहे थे सेक्रोमाइसिस क्रेविस्की के बारे में, तो काफी सारा वो काम में आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें जूस, आप देखते होगे, आप जो घर पे जूस बनाते हो उसके अंदर ऐसे रेशे रेशे से होते हैं, पर यहीं पे जो मार्केट का जूस होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, एकदम उसमें कोई भी रेशे और कोई भी धागे नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ना हम पैक्टिनेस और प्रोटीज डाल देते हैं, है ना।
क्लियर है सबको? और जैसे आप एक और चीज होती है, जैसे पेशेंट्स जो होते हैं उसके अंदर किसी किसी पेशेंट में ना हार्ट ब्लॉकेज में आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो आर्टरी का जो ब्लॉकेज खोलने के लिए एक बैक्टीरिया यूज होता है जो कि होता है कौन सा, स्ट्रिप्टोकाइनेज। ये किससे मिलता है, स्ट्रिप्टोकोकस से। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना कि ये किस में आ रहा है, हार्ट ब्लॉकेज खोलने में, ये सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग पेज पे लिखने की वजह एक ही पेज पे लिख डालो तो सारा आपको याद हो जाएगा। जैसे मैंने साइक्लोस्पोरिन ए की बात करी, तो साइक्लोस्पोरिन क्या होता है, जैसे आप किसी ऑर्गन ट्रांसप्लोट कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में डालते हैं, तो वो होता है ना रिजेक्शन के चांसेस है। तो रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाए, हाँ पेशेंट उसको एक्सेप्ट कर ले, इसलिए ना हम उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सप्रेस कर देते हैं। वो किसकी मदद से करते हैं, हम उस पेशेंट को देखते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। क्लियर है सबको? फिर दूसरी चीजें जो स्टैटिन होती है, एक होता है कि हमारा ना किसी किसी पेशेंट का ना कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो उसको लोअर करने के लिए हम उसको दे देते हैं स्टैटिन। अच्छा, ठीक है, ये सबको क्लियर है ना? तो अब इसके बाद आते हैं अपन सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। यार देखो, जैसे जैसे पॉपुलेशन थोड़ा अर्बन की तरफ आ रही है रूरल से, तो पहले तो क्या होता था यार, लोगों के वॉशरूम्स नहीं होते थे, टॉयलेट्स नहीं होते थे, तो हाँ लोगों का खेतों में काम चल जा रहा है, ठीक है। बट अब क्या वॉशरूम्स आ गए हैं, टॉयलेट्स आ गए हैं रूरल एरिया में, अर्बन में तो पहले भी थे। तो वहां से उसकी वजह से क्या हो रहा है, सीवेज जो वेस्ट है, सीवेज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि सीवेज इतना वेस्ट है, इतना जो है पानी है, गंदा पानी, वो ऐसे ही नदियों में डाल दिया जाए, आखिर वो कहाँ जा रहा है, कुछ तो उस पानी का हो रहा होगा ना। तो एक्चुअली ना उस पानी का प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होता है, वो प्रॉपर उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसके बाद वो नदियों में डाला जाता है। तो वो उसी सीवेज ट्रीटमेंट, वो पूरा उसको साफ करने के प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लेट से ये प्रोसेस होता है दो में, एक में होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो अब इस प्रोसेस में देखो बच्चा पार्टी क्या हो रहा है, देखो जो पूरा है ना सीवेज का पानी है, सीवेज का पानी निकला, ठीक है, निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, जो सॉलिड वेस्ट है, जो सॉलिड दिख रहा है, उसको हम ना फिजिकली रिमूव कर देते हैं, हटा हटा के, हाथों से नहीं, मशीन के थ्रू वो है ना सॉलिड वेस्ट जो होता है वो रिमूव हो जाता है। तो लेट से ये पानी, इसके अंदर ये देखो ऐसे ऐसे कचरा पड़ा था, तो ये जो कचरा है पहले इसको हटा देंगे। अब सॉलिड जो दिख रहा था वो तो हट गया, पर अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स वाला जो था ना, इसको क्या करेंगे, पानी को एक जगह रोक देते हैं, स्टिल कर देते हैं। जब पानी को एक जगह ठहरा देते हैं, तो आपने देखा होगा जब पानी एक जगह ठहर जाता है, तो ये जो मिट्टी जैसी पार्ट होती है वो सेडिमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, सेडिमेंट। तो उस प्रोसेस को हमने बोल दिया है क्या, सेडिमेंटेशन। कि वो जो सॉलिड पार्टिकल, स्मॉल पेबल्स हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो अब जो पानी में नीचे बैठ चुकी है ये सारी चीजें, है ना, जो गंदगी है वो तो नीचे बैठ चुकी है ना, ये रही गंदगी, और ऊपर थोड़ा साफ पानी रह गया है। तो ये जो नीचे गंदगी बैठ गई है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज, ठीक है। और ये जो पानी बचा है, इसको हम बोलते हैं एफ्लुएंट। क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट, ठीक है। तो अब हम ये जो पानी है इसको क्या करते हैं, हम इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं। तो अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, है ना, एक टैंकर होता है बहुत बड़ा सा, जिसके अंदर एरिएशन टैंकर जिसे बोलते हैं, यानी इसके अंदर कंटिन्यूअसली एयर का सप्लाई चालू हुआ है। मैम एयर का सप्लाई क्यों चालू हुआ है, उसको क्या पानी को गर्मी लग रही है या ठंडी लग रही है जो हम उसे हवा दे रहे हैं, या हमें हवा नहीं मिल रही है, आप टैंकर को पानी दे हवा दे रही हो, है ना। तो देखो टैंकर को हवा इसलिए दे रहे हैं, ये जो सीवेज का पानी है जो यहाँ हमने हम यहाँ से यहाँ पहुंचा रहे हैं, इसमें हवा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस पानी में जब हम हवा देंगे तो इसके अंदर कुछ एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। कौन से, एरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ कब होगी, जब ऑक्सीजन उनको मिलेगी। तो हम यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ क्यों करवा रहे हैं मैम, रीजन क्या है, जब हम एरोबिक बैक्टीरिया की यहाँ पे ग्रोथ करवाएंगे तो यहाँ पे जितना भी, है ना,
एक सेकेंड रुको। तो जब हम एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाएंगे, तो यहाँ पे जब बैक्टीरिया बढ़ता जा रहा है, तो वो यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे जितना भी ऑक्सीजन होगा ना, वो लेता जाएगा पानी से। पानी से वो लेता जाएगा, और ये बैक्टीरिया ले लेगा। और ये जो कुछ बैक्टीरिया ना ऐसे ऐसे अपना ग्रुप बना लेगा। इस बैक्टीरिया का जो ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं फ्लॉक्स। क्या बोलते हैं? फ्लॉक्स। ठीक है, ये बैक्टीरिया यहाँ पे इकट्ठा ऐसे ऐसे होता जाता है, होता जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? अब ऐसा ऐसा हो चुका है। तो अब देखो, जब यहां से पूरा ऑक्सीजन खत्म होता जा रहा है ना, तो क्या होता जा रहा है, बीओडी कम होता जा रहा है, जो कि बीओडी को कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी की यहाँ पे इसलिए बात हो रही है, पानी में जितना कम बीओडी होता है, उतना कम पोल्यूशन होता है। पानी का जितना ज्यादा बीओडी होता है, उतना ज्यादा पोल्यूशन होता है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है, मैम हमें बीओडी कभी भी समझ नहीं आता है कि ये बीओडी होता क्या है। बिग क्वेश्चन मार्क। तो देखो, मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन से समझाऊंगी, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। ये एक टैंक है, इसमें 1 लीटर पानी है। पहले पानी भर लेते हैं अपन इसमें। 1 लीटर पानी भरा, है ना? कहाँ गया? बीओडी का कहीं डेफिनेशन दे रखा होगा, एक सेकेंड रुको। हाँ देखो, ध्यान से देखना। है ना? देखो, ठीक है, ठीक है।
हाँ, जिंदगी क्या क्या करवाएगी, मतलब समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चलो। हाँ बच्चा, करूंगी करूंगी, पाठ बिल्कुल करूंगी, है ना। हाँ यार, वही। तो देखो वो बीओडी थोड़ा ऐसा था ना। देखो, अब ये जो टैंकर है, इस टैंकर में देखो ये पानी है, तो इस गंदे पानी में नो डाउट ऑर्गेनिक मैटर होने वाला है। तो बीओडी क्या होता है? बीओडी होता है, इस देखो ऑर्गेनिक मैटर है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाना है। तो इस गंदे पानी में इस बैक्टीरिया ने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया, इस बैक्टीरिया ने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया है, जब ये जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। ये इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करके ये जो बैक्टीरिया, इसने कितना ऑक्सीजन टोटल कंज्यूम किया है इतने पानी में, वो होता है बीओडी। इस टैंकर में रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम। मैंने क्या बताया, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज बाय द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया अगर ये पूरा ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं, तो कितना ऑक्सीडाइज करने में ऑक्सीजन लगा है, उसको हम बोलते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कि इस बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में जितना ऑक्सीजन लगा है, उसको हम बोलेंगे बीओडी। तो ज्यादा ऑक्सीजन लगा है, इसका मतलब बीओडी ज्यादा है। ठीक है, बीओडी ज्यादा है मतलब पोल्यूशन ज्यादा है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन कम लगा है मतलब बीओडी कम है, बीओडी कम है मतलब पोल्यूशन कम है। तो अब जैसे पानी का बीओडी, बीओडी समझ आ गया ना सबको क्या है, कि इस बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन लगा है इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में, पूरा 1 लीटर पानी में। मैंने इसलिए आपको ये ऐसे डायग्राम बना के दिखाया, ताकि ये बीओडी आपको ऐसे दिमाग में बैठ जाए। 1 लीटर पानी, ये रहा बैक्टीरिया, और ये रहा ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर हो गया है ना। समझ आ गया ना, अभी बीओडी दिमाग में बैठ गया ना क्लियर एकदम अच्छे से, कि बीओडी क्या है। मैंने इसलिए बार बार रिपीट कर दिया ताकि नहीं भी समझ आए तो एक बार दिमाग में बैठ जाए, है ना। तो अब देखो, बीओडी समझ आ गया है। तो अब जैसे ही पानी का बीओडी कम हो जाएगा, मतलब अब ऑक्सीजन वो थोड़ी कम कम ले रहा है बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में। तो जैसे ही बीओडी कम हुआ, मतलब हमें पता पड़ गया कि अब बीओडी कम हो चुका है, मतलब जो पानी का पल्यूटिंग लेवल है वो कम हो चुका है, मतलब पानी अब थोड़ा साफ हो चुका है ना। तो अब जब पानी साफ हो चुका है, तो हम इसको पानी को क्या करेंगे, ये दूसरे सेटलिंग टैंक में भेजेंगे। यहाँ पे हम, जैसे ये सेटलिंग टैंक हो गया, यहाँ पे भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पानी है, ये यहाँ पे पानी क्या करेगा, स्टिल हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये जो फ्लॉक्स ऊपर थे ना, ये जो बैक्टीरिया, ये यहाँ पे नीचे आके बैठ जाएंगे। बैक्टीरिया तैरते तो नहीं रहेंगे ना, ये फ्लॉक्स नीचे आके बैठ जाएंगे। और इसको हम बोल देंगे क्या, एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोल देंगे, एक्टिवेटेड स्लज, जिसके अंदर बैक्टीरिया के जो गुच्छे हैं वो नीचे आके बैठ चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस एक्टिवेटेड स्लज में से ना थोड़ा सा पोर्शन निकालते हैं। जैसे वो दही के अंदर से थोड़ा सा दही निकाल के दूध में नहीं डाल देते ताकि वो पूरा दही बन जाए, वैसे यही वाला प्रोसेस है। इस इतने सारे में से थोड़ा सा बैक्टीरिया वापस लेते हैं और इसके अंदर वापस डाल देते हैं, ताकि ये वही बीओडी वाला प्रोसेस वापस शुरू हो जाए। ठीक है, और ये जो पानी है बचा कुचा, इसको हम एनारोबिक टैंकर में डाल देते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। तो उधर अलग एनारोबिक बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। अलग अलग गैसेस वहां पे प्रोवाइड करवाई जाती है, लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे ना कभी कभार वो लोग बायोगैस भी बना लेते हैं, कर लेते हैं। और ये पूरा ऐसे कर करके पूरा जो पानी है अब अच्छे से साफ हो चुका है। समझ आया ना सबको टैंक वाला प्रोसेस, ये थोड़ा, हाँ आई नो, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट आई ट्राइड माय बेस्ट कि समझ आया हो आपको।
है ना? तो आपके सामने अगर किसी को एक बार ऐसे आप बुक में के सामने आपका बना दिया, तो आप जैसे एनसीईआरटी आप देखोगे ना, तो आपके दिमाग में ये पूरा वाला देखो शीट आ जाएगा कि मैम ने ऐसे प्राइमरी वाले से ले जाके बीओडी करवाया था। बीओडी क्या होता है, फ्लॉक्स क्या होता है, फिर फ्लॉक्स जामुन जैसा काम किए थे, दही जैसा काम किए थे, कि एक चम्मच आपने लिया, दूध में डाला, पूरा वो बन जाएगा, है ना? बेटा क्या रिपीट करूं जूबिया मैं? और बच्चा ऐसा ना देखो, अगर आपको नहीं समझ आता तब तो मैं रिपीट कर सकती हूँ, पर आपके पीछे से डिस्ट्रैक्शन आ रहा है या क्या, उसकी वजह से तो मैं बार बार ऐसे नहीं रिपीट कर सकती ना। तो उसके लिए somehow you have to look into the recording and all, because आपके कभी ना डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आता उस केस में तो मैं वापस, है ना, समझा सकती हूँ। बहुत बढ़िया किया जुबिया आपने। वेरी गुड। अब नहीं आएगा। ठीक है। तो हाँ बेटा मैं यही हूँ, आपको दिख रही हूँ मैं? एम आई विजिबल टू एवरीवन? क्लियर है सबको? बेटा फ्लॉक्स का वही था जुबिया, चलो ठीक है, बट आगे सब थोड़ा ध्यान रखना। लाइक फ्लॉक्स का वही था कि फ्लॉक्स मतलब जो बैक्टीरिया का पोर्शन है, जो हमने किया था वो सेटल डाउन हो जाता है, और जब वो सेटल डाउन हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं और हम उसको वापस एरिएशन टैंक में डाल देते हैं इस वाले के अंदर, ताकि ये जो बीओडी वाला प्रोसेस है ना, ये वापस से शुरू हो जाए। ये वैसे ही काम करता है जैसे वो दही के लिए हम थोड़ा सा जामुन निकाल के एक चम्मच दूध में डाल देते हैं ताकि वो पूरा प्रोसेस फर्मेंटेशन वगैरह का चालू हो जाए। वैसे ही फ्लॉक्स काम करते हैं कि थोड़ा सा फ्लॉक्स निकालो, उसके अंदर बड़े से टैंक में डालो, ताकि वो बहुत सारे उससे एक से एक बनते जाए और वो सारा प्रोसेस कराएं बीओडी डिक्रीज करने का। इतना अच्छा अच्छा जो भी ऐसा नहीं, हाल फिलहाल ही तो मेरा काफी खराब हो चुका है, काफी ज्यादा। ठीक है। तो अभी जैसे अपनी गवर्नमेंट है, उन्होंने काफी सारे प्लान्स बनाए, लाइक गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। आप लोग तो दिल्ली में जा रहते हो, तो आपको पता है यार यमुना तो कितनी पल्यूट होती रहती है, कितना ज्यादा पोल्यूशन है। तो उसको साफ करने के लिए काफी सारे प्लान्स चलते रहते हैं, काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे प्रोजेक्ट उस पर बनाए गए हैं, है ना? और इसके अलावा हम एक बात करें बायोगैस। बायोगैस देखो, मेजरली आपको पता होगा यार, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग प्रीडोमिनेटली मीथेन। एक मीथेन गैस होती है, पता होगा आपको इसके बारे में, है ना? जो कि काम में ली जाती है एज अ फ्यूल। पता है ना आपको, ये मेजरली रूरल एरियाज में ज्यादा काम होती है, जहाँ पे मीथेन को काम में लेते हैं एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड ऑल पर्पज से, है ना? तो आप देखोगे, और ये मीथेन ना कहाँ से, कुछ मीथेनोजेंस होते हैं, वहां से भी प्रोड्यूस होती है। लेट से जो काउ होती है, काउ का जो रूमेन होता है, मतलब जो इंटेस्टाइन होता है, ये रही हमारी गाय। कौन है ये? हमारी गाय। ठीक है, ये देखो उसकी पूंछ, ये रहे हमारे गाय के सींग। अब इनकी जो इंटेस्टाइन है, ये है ह्यूमन। ठीक है। तब इसके अंदर क्या होता है कि सेल्यूलोज का जो डाइजेशन है ना, वो काफी अच्छे से होता है। सेल्यूलोज का डाइजेशन अच्छे से होता है। कैसे होता है? अच्छे से। हमारे में नहीं होता, हम सेल्यूलोज नहीं खाते हैं, हम पेड़ नहीं खा जाते सीधा का सीधा, पर जो गाय है वो देखो,
ये चारा खा रही है गाय, ये गाय क्या खा रही है, चारा। इसके मुंह में पानी आ चुका है इसको देख के। तो अब क्या हो रहा है, ये चारा खा रही है, सेल्यूलोज का डाइजेशन अच्छे से हो रहा है, जिसकी वजह से है ना काय में है ना गाँव में क्या हो रहा है, ये एक गैस भी रिलीज करती है। ये ऐसे करके देखो, गैस रिलीज कर रही है। और जो ये गैस रिलीज कर रही है ना, ये वाली गैस है CH4, ये जो गैस रिलीज कर रही है अपने अंदर से। और फिर यहाँ से जो ये काउ डंग गिरा रही है, ये जो काउ डंग गिरा रही है ना, ये काउ डंग जो है, इसके अंदर अच्छा खासा मीथेन होता है। वो सॉरी, मीथेन रिलीज हो रहा है, ऑब्वियसली गाय है, मीथेन, इसके अंदर मीथेनोजेंस होता है एक्चुअली। तो अब ये क्या करें मैम, हमें जान के वो कौन सी गैस रिलीज कर रही है कौन सी नहीं कर रही है। तो देखो ऐसा होता है, अभी देखो नेक्स्ट पेज पे देखो, ये जो है ना, हम क्या करेंगे, गाँव ने ना काओ ने जितना भी अपना काउडंग रिलीज किया है, वो हम डाल देंगे यहाँ पे। उसके साथ हम डाल देंगे पानी, और ये गंदा सा देखो पूरा ब्राउन ब्राउन ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। ये खड्डा खोदते हैं हम, जमीन के अंदर खड्डा खोदते हैं, और उसके अंदर ऐसे पूरा गोबर और पानी इसको मिला देते हैं, और इसको गोबर पानी कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, इसको यहाँ से दबाया जाता है, फिर प्रेशराइज किया जाता है, तो यहाँ से गैस रिलीज होती है, जो कि कौन सी है, मीथेन। कौन सी है, मीथेन। फिर देखो गैस तो रिलीज हो गई, पर नीचे कुछ ना कुछ तो स्लरी बची होगी, कुछ ना कुछ कचरा बचता होगा। तो वो क्या करते हैं, ये जो स्लज बच जाता है, ये यहाँ से यहाँ पे लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, एज अ फर्टिलाइजर काम में ले लेते हैं इसको, एज अ फर्टिलाइजर काम में ले लेते हैं, खेतों वेतों में डालने के लिए। अब ये जो मीथेन है, इसको लाइटिंग के काम में ले लेंगे, कुकिंग के काम में ले लेंगे, है ना। हाँ समीर। ठीक है, समझ आया ये मीथेन वाला और बायोगैस वाला प्रोसेस चला कैसे है। ये देखो, ये सारा प्रोसेस हमारी ये जो गऊ माता है ना, इन्होंने करवाया है। ये रही, है ना, ओनली डंक, राइट। समझ आया ना आपको। अब बायो कंट्रोल एजेंट्स, अगर हम इसकी बात करें, ये तो आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है। आपको याद होगा बायोटेक्नोलॉजी में मैंने बहुत सारा बताया था उसके बारे में, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम करना चाहते हैं, लाइक हम बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं जिसकी पेड़ पे, क्योंकि उस पे कीटाणु बैठ रहे हैं बहुत सारे, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पल्यूट हो रहा है हमारा सॉइल भी, पेड़ों को भी नुकसान हो रहा है समहाउ, कीटाणु जो पेस्ट है उसके साथ साथ। तो इसलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ गए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा ऐसा कुछ हमने जो बहुत ही यू नो कोई ऐसा लेट से बीटी कॉटन वाला एग्जाम्पल, हाँ ये रहा ना, देखो तो जैसे हमने वो एक ले लिया था, बेसिलस थूरीजेनस, हमने उसको ले लिया, वो कुछ कुछ ऐसा करता है, पेड़ों पे डाला। बीटी कॉटन वाले में अगर एग्जांपल में बात करें, तो याद होगा कि वो एक अगर कोई भी पेस्ट आ रहा है पेड़ पे, तो वो उसको जाके खाया, तो जो पार्टिकल होते हैं प्रोटीन, वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, फिर जैसे ही पेस्ट उसको इंजेस्ट करता है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। क्यों, उसका गट जो होता है वो एल्कलाइन पीएच का होता है, तो जैसे ही वो उसके अंदर जाता है तो क्लीवेज हो जाता है और पेस्ट मर जाता है ना। याद आया, तो जिसके अंदर हमने जीन भी दिए थे, क्राइजीन फर्स्ट, टू, थ्री करके। तो ये जो पूरे बायोटेक्नोलॉजी वाला प्रोसेस है, कि हमने नई नई जो चीजें डेवलप की है बायोटेक इंजीनियरिंग की मदद से, है ना, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए, लाइक ये बीटी कॉटन का एग्जांपल हो गया, ट्राइकोडर्मा का हो गया, ये सब अपन ने वहां पे उसके अंदर पढ़ लिया था बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स वही है, हमारा मेन एम ये है कि जो प्रोसेस है वो केमिकल फ्रेंडली नहीं करना, केमिकल से बहुत नुकसान करना है, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ सुइटेबल है। तो ये जो माइक्रोब्स है इनकी मदद लो पेस्ट को मारने के लिए, और ये अपन काफी अच्छे से डिटेल में अपन पढ़ चुके थे, है ना। जैसे हम यहाँ पे बात करें, बैक्यूलो वायरस आ पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स। एक यहाँ पे जैसे बैक्यूलो वायरस है, बैक्यूलो वायरस भी यही काम करता है जो ये बीटी बैसिलस थुरिजिनस काम करता है ना। क्लियर है सबको। ये पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, ये पूरा बायोटेक वाला पोर्शन लिखा है, ये यहां से लेके यहां तक जो इन्होंने पूरा लिखा है ना, ये बायोटेक्नोलॉजी वाला इन्होंने टीप के लिख दिया है एज इट इज। ठीक है।
बायो फर्टिलाइजर्स का भी वही है कि जो अपन अभी तक बात कर रहे हैं इसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अपन आना है, बायो फर्टिलाइजर यूज करना है। और जैसे हाँ, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात अगर हम करते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन अगर किसी चीज का होता है तो वो क्यों होता है। लाइक से अगर अपन लाइकिन की बात करें, लाइकिन किससे बना होता है बताओ। माइकोराइजा, सॉरी, माइकोराइजा किससे बना है बताओ। माइकोराइजा किसका, वेरी गुड अंजलि। इट्स फंगल प्लस हायर प्लांट रूट, ये दोनों का एसोसिएशन है। क्वेश्चन बड़ा ये है कि एक बात बताओ, ये एसोसिएशन हो क्यों रहा है। अपनी अपनी जिंदगी जियो ना, फंगस अपना अलग रहे, हायर प्लांट रूट अब अपने अलग अलग रहे। जरूरत क्या पड़ रही है एक साथ तुम्हें जुड़ने की। जरूरत ये पड़ रही है कि ये रिलेशन है गिव एंड टेक का। हम आपको एक फायदा देंगे, आप हमें एक फायदा दो। जो हायर रूट प्लांट है वो क्या कर रहा है, एक जना उसको फॉस्फोरस प्रोवाइड करवा रहा है और उसके बदले उसको दूसरा जना शेल्टर, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते रहे, हम तुम्हें बाढ़ वगैरह से बचाएंगे। तो गिव एंड टेक का रिलेशन है, एक जना फॉस्फोरस दे रहा है, एक जना उसको जिंदगी दे रहा है। ऐसा नहीं है, वो ये एक हाथ से दो एक हाथ से लो, ये वो वाली चीज है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इस चैप्टर को ना ऐसे करके एक पेज के अंदर निपटा देना, एक जगह लिख देना। और शॉर्ट नोट्स ऐसे करके पूरे के अंदर एक ही में लिख देना। यहाँ पे जैसे बीटी कॉटन के बारे में भी यही लिख दिया है, माइक्रोराइजा के बारे में भी यही लिख देना है ना। कोई बायो फर्टिलाइजर है तो उसके बारे में भी यही लिख देना है। बेसिलस थुरिजिनस के बारे में आ रहा है, वो भी यही लिख देना है। सैक्रोमाइसिस क्रेविस के बारे में भी यही लिख देना है। ठीक है, क्लियर है। टॉडी ड्रिंक है अगर कोई, उसके बारे में सैक्रो और स्विस सीज है उसके बारे में यही लिखना है। ठीक है, तो सबके बारे में एक ही जगह लिखो। एक जगह पढ़ोगे तो टॉपिक थोड़ा हार्ड भी लगेगा कि यार एक पेज पे इतना सारा कंटेंट आ गया है। अगर आप इस अलग अलग पेज पे पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार एक कहानी सी चल रही है, काफी इजी हो जाएगा और आपको भी लगेगा यार क्या चैप्टर है। तो इस चैप्टर को सबसे याद करने का यही तरीका है कि एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना अपने, है ना। हाँ राइट जुबिया, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो क्लियर है ये चैप्टर, ये बस इतना सा ही था। ठीक है बच्चा पार्टी। ठीक है, किसी सबको क्लियर है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। जुबिया बच्चा कौन सा क्वेश्चन। हाँ वो तो जिसके बारे में आपको बताया था वो तो अभी शुरू होगा। जुबिया जिसके बारे में आपको वगैरह बताया था ना वो तो अब शुरू होगा। दिस इज फॉर ऑल, है ना। हाँ वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा नाजिया। नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, अभी बस चैप्टर ही था। मैम इतनी देर आपको चैप्टर पढ़ा रही ना बेटा, बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए सोते में से उठी हूँ, नहीं तो मैं सो रही थी, पता है आपको। मेरी भी सुन लो कोई। मैम जाए हम अब भाड़ में। प्रिया, दिस वन इज नाइस, दिस वन इज एक्चुअली नाइस।